पिछले क्लास में हम आप लोग को कोलिजन के विषय में बताए थे और वह कोलिजन का लेक्चर नंबर 2 था। अब यहाँ पे कोलिजन का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कोलिजन से ऑलवेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर से नीट में, और आप जो 11th का बोर्ड होता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोलिजन का ये लेक्चर 3 है, जिसमें आप लोग को हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन की बात करेंगे। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशनल। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशनल हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3 में, वह है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशनल। अब इसमें हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन की बात करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले समझना होगा आप लोग को कि ये एक ब्लॉक है, कोई भी स्फेरिकल टाइप का ब्लॉक है, जिसका मास m1 है, वेलोसिटी इसका u1 है। फिर यहाँ पे दूसरा कोई ब्लॉक है, इसका भी मास m2, इसका मास m2 है, और इसका वेलोसिटी मान लीजिए u2 है। ये बिफोर द कोलिजन है। बिफोर द कोलिजन। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद अगर ये मान लीजिए एक ब्लॉक है m1, यहाँ पे m1 है, ये m1 m2 दोनों दिखा रहे हैं। ये एक्सिस है मान लीजिए, ये इधर v2 वेलोसिटी से जा रहा है, इधर ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है। ये एंगल आपको θ2 दिया हुआ है और ये एंगल θ1 है। ये हो गया आपका आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन। तो सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे इलास्टिक कोलिजन के विषय में, तो आप जानते हैं इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक, एनी टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम सिस्टम का ऑलवेज कंजर्व होते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, और इलास्टिक कोलिजन में एक वर्ड आप ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू ऑलवेज कंजर्व होते हैं। चाहे इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन हो या 2 डायमेंशन, से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोलिजन अगर इलास्टिक है तो निश्चित याद रखिएगा आप लोग कि इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ऑलवेज मस्ट बी कंजर्व। पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर कोलिजन आपका इलास्टिक होगा तो उसमें याद यही रखना है कि लीनियर मोमेंटम का वैल्यू ऑलवेज कंजर्व होगा। तो लेकिन यहाँ पे 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशनल में होता क्या है कि बिफोर कोलिजन आप देख रहे हैं दोनों ही पार्टिकल एक ही एक्सिस पे चल रहा है, लेकिन आफ्टर कोलिजन ये एक प्लेन में आ गया है, और प्लेन में आ गया है इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सिस के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ कुछ न कुछ एंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हम मान लिए अगर ये m2 मास का कोई ब्लॉक है, ये m1 मास का कोई ब्लॉक है, तो m2 मास का ब्लॉक x एक्सिस के साथ θ2 बना रहा है, और m2 मास का ब्लॉक x एक्सिस के साथ θ2 बना रहा है, और m1 मास का ब्लॉक x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है। तो यहाँ बिफोर कोलिजन ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सभी एक एक्सिस पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर कोलिजन ये जितने भी ऑब्जेक्ट है ये एक प्लेन में है, यानी प्लेन का मतलब होता है ये 2 एक्सिस के अबाउट है। तो आप सिंपली जानते हैं
किसी टाइप का कोलिजन हो, कोलिजन में हमेशा लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होते ही हैं, लेकिन अगर कोलिजन आपका इलास्टिक होता है तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी मस्ट भी कंजर्व होगा। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब लीनियर मोमेंटम। तो हमें पता है लीनियर मोमेंटम जब कंजर्व होगा तो कैसे करते हैं, देखिए लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। अगर बाबू आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा तो देखिए ध्यान से, लेकिन ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि बिफोर कोलिजन तो एक ही एक्सिस पे है, लेकिन आफ्टर कोलिजन एक प्लेन में है। प्लेन का मतलब होता है दो एक्सिस। अगर दो एक्सिस में है तो हमें निश्चित अलोंग एक्स एक्सिस भी लेना होगा और अलोंग वाई एक्सिस भी लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस समझना होगा आप लोग को कि सबसे पहले हम जो देखेंगे वह किस एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग P इनिशियल बराबर लिखेंगे बाबू P फाइनल। तो देखिए ध्यान से P इनिशियल, ये जो ऑब्जेक्ट था M1 और M2 बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस पे चल रहा था, तो इसका लीनियर मोमेंटम सिंपल होगा M1 U1 प्लस M2 U2। लेकिन आफ्टर कोलिजन वह थीटा डिग्री यानी थीटा एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ। एक M2 वाला जो ऑब्जेक्ट था वह थीटा 2 बना रहा था और M1 वाला जो ऑब्जेक्ट था वह थीटा 1 बना रहा था। तो आप जानते हैं कोई भी पार्टिकल जिस किसी एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करता है उसमें हम लोग कॉस के साथ लेते हैं, और जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनाता उसमें हम लोग साइन के साथ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे M1 V1 cos थीटा 1 प्लस M2 V2 cos थीटा 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गए। फिर इसी तरीका से along y एक्सिस तो P इनिशियल बराबर हम लिखेंगे P फाइनल। P इनिशियल बराबर P फाइनल। और आप डायग्राम देखे थे, उस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है कि बिफोर कोलिजन यानी P इनिशियल का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल ऑलवेज एक्स एक्सिस पे चल रहा है, पार्टिकल वाई एक्सिस पे नहीं चल रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे P इनिशियल का वैल्यू 0 लेंगे। आप देखिए ध्यान से M2 को, तो M2 वाला जो ऑब्जेक्ट है वह थीटा डिग्री बना रहा है, लेकिन वह एक्सिस एक्स एक्सिस जो रेफरेंस लाइन है उससे ऊपर है, इसलिए M2 वाले को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन M1 जो है वह रेफरेंस लाइन से नीचे होगा, इसलिए उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो इसका सिंपल वैल्यू लिखेंगे M2 V2 साइन थीटा 2 फिर माइनस M1 V1 साइन थीटा 1। यहां से अगर आप लोग देखते हैं तो यहां पे आप लोग को दिखाई देगा कि M2 V2 साइन थीटा 2 बराबर M1 V1 साइन थीटा 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यहां पे हम लोग जो 2 डायमेंशनल कोलिजन की बात कर रहे हैं वह 2 डायमेंशनल में स्पेशल एक केस है, वह है इलास्टिक कोलिजन। और हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। अगर कोलिजन आपका इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी निश्चित कंजर्व होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ध्यान यही रखना है कि अगर कोलिजन इलास्टिक होता है, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, अगर कोलिजन आपका इलास्टिक होगा तो ध्यान यही रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम का होगा मस्ट बी कंजर्व। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम must be conserved। अगर कोलिजन आपका इलास्टिक है तो ध्यान में यही रखिएगा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का मस्ट बी कंजर्व होगा। अगर कोलिजन आपका इलास्टिक है तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जो है वह मस्ट बी कंजर्व होगा। अब ध्यान में ये रखना है कि काइनेटिक एनर्जी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर क्वांटिटी कभी भी डिपेंड नहीं करता है एंगल पे, वह सिंपल वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम लोग सीधा लिखेंगे 1/2 के इनिशियल बराबर के फाइनल। वह डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होते हैं और स्केलर क्वांटिटी कभी भी डिपेंड नहीं करता है किस पे बाबू, ध्यान में यही रखेगा कि वह डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हम सिंपल लिखेंगे 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं आप लोग तो यहाँ से आप सभी का वैल्यू निकाल करके जो भी अननोन रहेगा उसको निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 4 वेरिएबल दिया हुआ है, 4 वेरिएबल है। इन above equation v1 v2 θ1 and θ2 all are unknown। चार अननोन है, लेकिन मेरे पास कितने इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि यहाँ पे v1 v2 θ1 एंड θ2 ये 4 अननोन है, इक्वेशन 3 है। तो आपको पता है कि जितना अननोन होता है अगर उतना इक्वेशन रहेगा तभी वह सॉल्व होगा, वरना वह सॉल्व नहीं होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान में ये रखना होगा आप लोग को कि किसी न किसी एक का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, चाहे v1 का वैल्यू दिया रहेगा, या तो v2 का वैल्यू दे देगा, या तो θ1 दे देगा, या तो θ2 दे देगा। कोई एक वैल्यू अगर गिवन होगा तो निश्चित आप इसमें से v1 v2 या जो भी कोई एक θ1 या θ2 कोई भी एक दिया रहेगा तो निश्चित आप किसी न किसी तरीका से 3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि अगर कोलिजन किस तरह का हो, 2 डायमेंशनल तो हो, लेकिन 2 डायमेंशनल में अगर इलास्टिक कोलिजन होते हैं तो ध्यान में यही रखना होता है कि इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन है और हमारे पास 4 अननोन है, तो 4 अननोन को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे तभी इक्वेशन, ये तभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जब हमारे पास कोई एक v1 v2 θ1 एंड θ2 में से कोई एक वैल्यू गिवन रहेगा तो निश्चित हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हम इसमें बात करेंगे अगला कंसेप्ट का कि अगर मान लीजिए मास आइडेंटिकल होता है, कोलिजन 2 डायमेंशन ही हो लेकिन मास कैसा हो, इफ m1 बराबर m2 रहेगा, यानी दोनों ही पार्टिकल का मास कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मास इक्वल है तो ध्यान में यही रखना है आपको कि अगर मास इक्वल दिया है यानी बॉडी कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल। अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो निश्चित यहाँ पे θ1 प्लस θ2 का सम ऑलवेज कितना डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर को। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका 2 डायमेंशनल कोलिजन हो और 2 डायमेंशनल में इलास्टिक कोलिजन तो हो ही हो,
और याद ये रखना है कि अगर बॉडी का मास इक्वल रहेगा यानी आइडेंटिकल दिया रहेगा तो आइडेंटिकल के केस में θ1 प्लस θ2 का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। इस पे हम एक अच्छा एग्जाम्पल देने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है कि इफ ऑल बॉल्स आर आइडेंटिकल, चाहे यहाँ पे थिन स्फीयर हो, बॉल हो, कोई भी पार्टिकल्स हो, अगर सभी का मास आइडेंटिकल है यानी इक्वल है तो आपसे पूछा जा रहा है, जैसे हमने यहाँ पे लिए हैं कि एक बॉल A है जिसका मास m है, B बॉल है जो कि रेस्ट में है और इसका भी मास m है। अब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद मान लिए हैं कि बॉल A जो है वह थीटा डिग्री के एंगल से v1 वेलोसिटी से जा रहा है और बॉल जो B है वह 45 डिग्री के एंगल से v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ A का स्पीड यानी v1 निकालना है, हो सकता है v2 निकालने की बात करें तो आपको यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ A आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद हमें A का स्पीड फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड द थीटा। ये जो थीटा आप देख रहे हैं या अल्फा जो भी एंगल मानिएगा उसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको पता है अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि अगर टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होता है, टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होता है और दो बॉडी का मास इक्वल होगा तो हमने आप लोग को अभी जस्ट रटाए थे कि θ1 प्लस θ2 का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं θ प्लस 45 बराबर 90, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा 45। तो आपके पास दो इक्वेशन बी और डी जो है उसमें ही 45 डिग्री दिया हुआ है, ए और सी में 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब देखेंगे निकाल करके। एक शॉर्टकट मेथड भी है कि डायरेक्ट लीनियर मोमेंटम को आप लोग एक्स एक्सिस के अबाउट कंजर्व करा दीजिएगा, एंगल पता है तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले 11th के बच्चे को समझने के लिए प्रोसेस जितना हमने अभी थ्योरी में प्रोसेस पढ़ाए थे सभी प्रोसेस का यूज करके सिखाएंगे, फिर बाद में हम एक लाइन में शॉर्टकट आप लोग को सिखा देंगे। लेकिन सबसे पहला जो प्रोसेस जो आम बच्चे बनाते हैं कि लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा करके, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करा करके कैसे बनाया जाता है, आम स्टूडेंट जो बनाया जाता है जिसे बुक में दिए रहते हैं, अदर टीचर बनाते हैं, उस तरीका से पहले सिखाते हैं। मेथड 1 की बात करेंगे, फिर हम शॉर्टकट आप लोग को सिखाने का कोशिश करेंगे मेथड 2। तो सबसे पहले अगर कोलिजन इलास्टिक है तो यहाँ पे आपको पता है कि P इनिशियल लीनियर मोमेंटम कंजर्व, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। अगर बाबू लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है तो देखिए अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस, रियल मेथड यानी कि जो जनरली टीचर लोग पढ़ाते हैं या स्टूडेंट जो पढ़ता है यही मेथड है, लेकिन हम बाद में शॉर्टकट आप लोग को सिखाएंगे। ये मेथड फर्स्ट मेथड हो गया आपका, ध्यान में रखना है इस चीज को। ये जो मेथड है ये फर्स्ट मेथड है। अलोंग एक्स एक्सिस P इनिशियल बराबर हम लोग लिख सकते हैं P फाइनल, P इनिशियल बराबर P फाइनल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे P इनिशियल, तो मास तो m है, m इंटू दिया हुआ था आपके पास v नट, m इंटू v नट प्लस m इंटू 0 बराबर m इंटू v1 cos थीटा प्लस m v2 cos 45 डिग्री। मास सभी का सेम होगा तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो v नट का वैल्यू आपके पास निकल गया v1 cos थीटा प्लस v2 बाय cos 45 का वैल्यू जानते हैं आप लोग 1/√2, तो v2/√2 हो गया।
एक इक्वेशन हमारे पास निकल गया है। अलोंग एक्स एक्सिस लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होगा, तो कोलिजन से पहले हमने लिखे हैं लीनियर मोमेंटम का वैल्यू m इंटू वी नॉट प्लस m इंटू 0, क्योंकि ये रेस्ट में है, ये एक्स एक्सिस पे है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो m v1 cos थीटा प्लस m v2 cos 45, तो यहाँ से वी नॉट का वैल्यू v1 cos थीटा प्लस v2 बाय रूट 2 हो गया। फिर इस तरह से हम लोग अलोंग y एक्सिस की भी बात करते हैं। अलोंग y एक्सिस की बात कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अलोंग y एक्सिस P इनिशियल बराबर P फाइनल। तो बाबू आप देख रहे थे बिफोर कोलिजन y एक्सिस के अबाउट कोई भी पार्टिकल नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा लीनियर मोमेंटम का। फिर लेकिन हम P फाइनल की बात करते हैं, तो पार्टिकल यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम लोग लिखेंगे m v1 sin थीटा माइनस m v2 sin 45 डिग्री, क्योंकि एक थीटा है और दूसरा 45 डिग्री है। एक तरफ कर लीजिए, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से v1 sin थीटा बराबर v2 बाय रूट 2। यहां से हम लोग लिख सकते हैं v2 का वैल्यू रूट 2 v1 sin थीटा, रूट 2 v1 sin थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास 3 अननोन है, एक v1 है, दूसरा v2 है और तीसरा थीटा है, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। तो हमने अभी लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करवाए हैं, लीनियर मोमेंटम को एक्स एक्सिस के अबाउट कंजर्व करवाए हैं और वाई एक्सिस के अबाउट कंजर्व करवाए हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट जब हमने कंजर्व करवाए हैं तो एक इक्वेशन निकल गया v नॉट बराबर v1 cos थीटा प्लस v2 बाय रूट 2, और वाई एक्सिस के अबाउट कंजर्व करवाए हैं तो v2 का वैल्यू रूट 2 v1 sin थीटा हो गया। अब देखिए तीसरा इक्वेशन हमें लाना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी से, तो काइनेटिक एनर्जी को भी हम लोग को कंजर्व कराना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से कि काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे हम लोग कैसे लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इसको लिखिएगा आप लोग 1/2 m इंटू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m इंटू 0 का स्क्वायर बराबर, यहां से हम लोग सीधा लिख सकते हैं 1/2 m v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 का स्क्वायर। यहां से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, मास भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं v नॉट का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन हो गया, 3 अननोन है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। यहां से हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। देखिए कैसे करते हैं सॉल्व, कुछ वैल्यू हमें ध्यान में रखना भी होगा। जैसे देखिए हम यहां पे सॉल्व करके रखे भी हैं, पुट करते हैं इसका वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में, पुट द वैल्यू in equation यहां पे हम इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं, फर्स्ट यहां पे जो इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट में पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से आपका फर्स्ट जो इक्वेशन देख रहे थे वह था v नॉट बराबर v1 cos थीटा प्लस v2, तो v2 का वैल्यू यहां से
v2/√2 था, तो v2 के बदले लिख सकते हैं हम लोग √2 v1 sin θ/√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v0 का सिंपल वैल्यू निकलेगा v1 cos θ प्लस v1 sin θ। यहाँ से v1 को आप लोग कॉमन ले लीजिएगा, sin θ या cos θ प्लस sin θ हो गया, cos θ प्लस sin θ। हमें तीन ही इक्वेशन का जरूरत है, इस इक्वेशन को स्टार नाम दे दीजिए आप। इस इक्वेशन का नाम हमने स्टार दे दिए हैं। अब पुट करते हैं इस वैल्यू को, पुट कर दीजिए यहाँ से v0 का स्क्वायर बराबर, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। जब हम लोग थर्ड में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। अगर हम लोग थर्ड में इसका वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए ध्यान से, v0 का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। v1 का स्क्वायर रहने दीजिए, v2 के बदले लिख सकते थे हम लोग √2 है तो √2 का स्क्वायर, √2 v1 sin θ का होल स्क्वायर। तो अगर इसको पुट करते हैं हम लोग तो v1 का स्क्वायर 2 v1 स्क्वायर sin स्क्वायर θ। तो यहां से आप लोग v1 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2 sin स्क्वायर θ। इस इक्वेशन का नाम हम दे देते हैं आपका इक्वेशन नंबर डबल स्टार कर देते हैं, डबल स्टार। देखिए ध्यान से, अगर हम इक्वेशन स्टार को स्क्वायर करते हैं, इक्वेशन स्टार को भी अब हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर इन इक्वेशन स्टार, स्क्वायर इन इक्वेशन स्टार। देखिए ध्यान से, यहां से इसका वैल्यू v0 का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर इंटू sin θ प्लस cos θ का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आपका स्टार था। अब देखिए आप लोग, इसमें भी v0 का स्क्वायर है, इसमें भी v0 का स्क्वायर है, इसमें भी v1 का स्क्वायर है, इसमें भी v1 का स्क्वायर है। तो आप अगर इसको इक्वेट करते हैं तो इक्वेशन स्टार बराबर आप लोग लिख सकते हैं इक्वेशन डबल स्टार। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो यहां से 1 प्लस 2 sin स्क्वायर θ, 1 प्लस 2 sin स्क्वायर θ बराबर sin θ प्लस cos θ का होल स्क्वायर। 1 प्लस 2 sin स्क्वायर θ बराबर sin प्लस cos का होल स्क्वायर। तो यहां से 1 प्लस 2 sin स्क्वायर θ बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ प्लस 2 sin θ इंटू cos θ। अब आप इसका वैल्यू जानते हैं 1, इसका वैल्यू होता है 1, और ये 1 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो यहां से आपका वैल्यू निकल जाएगा tan θ बराबर 1, tan θ बराबर 1 हो गया। तो यहां से हमें थीटा का वैल्यू कितना डिग्री निकल जाएगा, 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू एक तो निकल गया वैल्यू। अब इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में आप लोग पुट करिएगा बाबू, तो v0 बराबर दिया हुआ था v1 cos θ प्लस v1 cos θ
यहाँ पे आप लोग पुट कर दीजिएगा इक्वेशन स्टार में पुट करिए, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन स्टार। तो स्टार जो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए लिखना भी पड़ता है साइड में, दिक्कत ना हो किसी को। इक्वेशन जो आपके पास दिया हुआ है स्टार इक्वेशन स्टार, वी नॉट बराबर v1 cos थीटा प्लस v1 cos थीटा sin थीटा, पुट कर दीजिए इसमें। तो यहां से इसका वैल्यू v1 इंटू cos 45 sin 45, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से v1 इंटू 1/√2 1/√2 √2 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 2। तो यहाँ से आपका v1 √2 हो गया। तो v1 का वैल्यू बाबू आपके पास v0/√2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर जो 4th है वही इसका ऑप्शन हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर हमारे पास आइडेंटिकल दिया रहता है तो हम इस तरीका से क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होता है तो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा करके हम लोग इजीली बना सकते हैं। इसका सेकेंड मेथड हम बहुत शॉर्टकट सिखा रहे हैं, एक लाइन में आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा, इतना करना पॉसिबल नहीं है कंपटीशन में। तो सेकेंड मेथड देखिए बहुत ही आसान है, एक लाइन में समझ जाइएगा आप लोग। सेकेंड मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी को आप लोग याद रखिएगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। इसका मास m है, ये ब्लॉक A है, इसका वेलोसिटी v0 है। फिर उसके बाद इसका भी मास आपका m ही है, लेकिन ये रेस्ट में है। ये क्या है बाबू, रेस्ट में है। और ये ब्लॉक B है। जैसे ही कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद ये A हो गया और ये B हो गया, ये मान लीजिए एक्सिस है। तो इसका भी मास m ही है। ये v1 वेलोसिटी से जा रहा था, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा था। ये एंगल आपके पास 45 दिया है और ये एंगल थीटा है। तो अभी तुरंत हमने पढ़ाए थे आप लोग को कि अगर मास आइडेंटिकल होता है, अगर मास कैसा होता है बाबू, आइडेंटिकल, तो थीटा 1 + थीटा 2 का सम, इफ मास इज आइडेंटिकल, इफ मास इज आइडेंटिकल, अगर मास आइडेंटिकल रहेगा तो ध्यान में यही रखना है आप लोग को, सिंपल वैल्यू, कि जो भी एंगल दिया रहेगा आफ्टर कोलिजन, जो भी एंगल दिया रहेगा आफ्टर कोलिजन, उस दोनों एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा + 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और यहां से थीटा का वैल्यू आपका 45 डिग्री हो गया। एक लाइन में ऑप्शन निकल गया। उसके बाद अगर हम इसमें लीनियर मोमेंटम को भी कंजर्व करा देते हैं, P इनिशियल बराबर P फाइनल, सिर्फ ध्यान रखना है अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे सिर्फ हम लोग यहाँ पे, तो ये भी निकल जाएगा m इंटू v0 बराबर m v1 cos 45 प्लस m v2 cos 45, और इससे अगर पुट करते हैं आप लोग तो v1 का भी वैल्यू निकल जाएगा v0/√2। तो ध्यान में ये भी रखिएगा, सेकेंड मेथड ये भी आसान होता है।